हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 25 है, टॉपिक नंबर 9 है। इसका भी ये पार्ट 5 है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टॉपिक नंबर जो 9 चल रहा है, इसमें मैं स्टडी करा रहा हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12th एमपी बोर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड में अध्ययनरत है क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैंने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है, जो अभी कुछ दिनों शुरू की है। इसकी मैं 4 वीडियो आपको बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। अभी ये पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। जिन पार्ट 1, 2, 3, 4 में मैंने कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, ठीक है। 21 के बाद ये 22वें नंबर का क्वेश्चन है। क्रम से देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बुक की बात कर लें तो आरोह भाग 2 नाम की जो बुक है आपकी क्लास 12th में, उसके 2 भाग हैं, एक काव्य खंड है, एक गद्य खंड है। काव्य खंड में कुल 16 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो आपने वीडियो देख ली होगी, पार्ट 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, ठीक है। आरोह भाग 2 की गद्य खंड की बात करें, एक तो काव्य खंड खत्म कर दिया मैंने, एक दूसरा कौन सा खंड है, ये गद्य खंड है। गद्य खंड में मैंने अभी इसकी एक वीडियो यानी कि इसका पार्ट नंबर 4 अपलोड कर दिया है मैंने, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए। वो 5 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से हैं। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 3 पे। पार्ट 3 का ये पहला क्वेश्चन है, गद्य खंड का 6वां क्वेश्चन है, और क्रम से देखा जाए तो 22वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में तो आ गया आप सभी लोग बच्चों की में। अब बात करते हैं पार्ट 3 का नाम क्या है, काले मेघा पानी दे। ये किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। इस पार्ट 3 से मैंने 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। एक तो आप देख पा रहे 6वें नंबर का, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का। यदि बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो इन क्वेश्चनों में से आपका आ जाएगा, इसके आउट आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा, इस चैप्टर का नाम क्या है, काले मेघा पानी दे। इन क्वेश्चनों को समझने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर की मैं आपको थीम समझाना चाहूंगा। थीम से क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी आपको याद हो जाते हैं और समझ में भी बढ़िया जाते हैं। जैसे कि आपने पार्ट 4 में भी देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ होगा जब मैंने उसमें भक्तन वाले चैप्टर की थीम समझाई थी आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी थीम क्या है, ये यहाँ पर नाम क्यों लिखा है काले मेघा पानी दे। होता यह है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ना, अपन लोग हिंदी कैलेंडर की बात करें तो हिंदी कैलेंडर में कुल 12 महीने हैं और 12 महीने इंग्लिश कैलेंडर में है। तो हिंदी कैलेंडर में 12 महीने कौन से हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, फिर भादों, क्वार, कार्तिक, आगन, फूस, फिर देखो माह, फागुन, चैत्र, फिर आगे चैत्र लौट के। तो 12 महीने कहाँ हो जाते हैं, फागुन में, फागुन फिर चैत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 महीने हो जाते हैं। 12 महीने के बाद अगर हम बात करें इंग्लिश कैलेंडर की तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार से आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस पर 12 महीने होते हैं। तो हम अक्सर इन्हीं को ज्यादा काउंट करते हैं, अपने हिंदू कैलेंडर को हम जानते भी नहीं ढंग से, ठीक है। लेकिन गांव में जब आप जाते हैं तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, इस प्रकार की जो मम्मी वगैरह होती हैं, पापा वगैरह हैं, वो सब इनको जानते हैं। पुराने जमाने के जो लोग हैं आज भी इनको अच्छे से फॉलो करते हैं। हम तो जानते ही नहीं है दौज क्या है, तीज क्या है, चौथ क्या है, इनको बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे यहाँ जो साल शुरू होती है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो होती है चैत्र के महीने से। चैत्र का पहला दिन होता है, वहां से हमारी नई साल मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए चैत्र में क्या होता है और चैत्र के बाद क्या आता है, चैत्र, बैसाख, 2 महीने आते हैं। इन 2 महीने कब पड़ते हैं, अगर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपके मार्च अप्रैल के महीने में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो 2 महीने होते हैं ना, मार्च अप्रैल, थोड़ा मई की में भी लग जाते हैं महीने, तो इनकी बात कर ले तो ये जो टाइम होता है चैत्र और बैसाख का, इसमें क्या होता है, फसलें काटी जाती हैं। जो गेहूं वगैरह होते हैं, अरहर वगैरह होती है, सब क्या है, चैत्र और बैसाख में काट ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में चैत्र, बैसाख, जेठ, जेठ की बात कर लेते हैं। तो जेठ का महीना बिल्कुल भूमि ऐसी डली रहती है, चाहो तो उस पर कोई फसल, तीसरी फसल उगा लेता है, ठीक है। बाद बाकी भूमि को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आषाढ़ की। चौथा महीना कौन सा, आषाढ़। पहला चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें अपने यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, मानसून आ जाते हैं। लेकिन जब मानसून ऐसा लगता है कि आषाढ़ के महीने में मानसून नहीं आए तो फिर अपन कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। मतलब कई कई बार बारिश बहुत लेट हो जाती है अपने यहाँ, और कई कई बार बारिश की तो निश्चितता भारत में पहले से ही है। कभी कभी जल्दी हो जाएगी, कभी कभी लेट होगी, कोई निश्चित टाइम नहीं है उसका, ठीक है। तो होता यह है कि जब बारिश नहीं होती है तो अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ ना अपन बाग रोटी वगैरह करते हैं। बाग रोटी कैसे, जो महिलाएं होती हैं वो बागों में जाती हैं और वहां पर रोटी वगैरह बना के आती है इंद्रदेव के लिए। तो यहाँ पे ऐसे रीति रिवाज चल रहे हैं, तो बाग रोटी वगैरह कराई जाती है अपने यहाँ। लेकिन जहां लेखक रहता था उस गांव की बात मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो लेखक रहता है, लेखक के जो गांव होता है उसमें ना भी ना बारिश नहीं होती है। तो वहां पे क्या रीति रिवाज है, अपने यहाँ तो बाग रोटी करा लेते हैं, वहां पे क्या रीति रिवाज है, वहां पे रीति रिवाज था जब बारिश नहीं होगी तो 10 से लेकर के 18 साल तक के जो लड़के हैं उन सब लड़कों को ऐसी बिना कपड़ों के सिर्फ जंगिया वगैरह, लंगोटी वगैरह पहना के ना वो सब लड़के टोली बना लिया करते थे एक, ठीक है।
तो वहां पे जो लेखक का गांव है, वहां पे क्या होता है कि लड़के जो 10 से लेकर के 18 साल के लड़के हैं वो सब नंगे पतंगे होकर के एकदम से, और वहां पे जंगिया वगैरह लंगोटी वगैरह लगा करके एक टोली बना लेते हैं। टोली बनाने के बाद में वो घर घर जाते हैं। घर घर जाते हैं तो घर जाके एक घर में जाके क्या बोलते हैं, जय गंगा माई की, ऐसे बोलते, नारा लगाते हैं, जगह लगाते हैं। तो वहां पर जो महिला होती है उस घर की, वो महिला स्वच्छ पानी पहले से भर के रख लेती है। उसे पता होता है कि लड़के आएंगे, अभी बारिश हो नहीं रही है गाँव के अंदर, तो ना वो महिला क्या करती है, उस बाल्टी भरे पानी को उन पर डाल देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट घर वो जाते हैं तो देखिए वहां से वो एकदम पानी गया तो कीचड़ वगैरह वहां पर हो जाती है, तो एकदम कीचड़ में लिपटे हुए, धूल मिट्टी से बिगड़े हुए लड़के होते हैं एकदम से, वो है ना। उसके बाद में क्या होता है, वो नेक्स्ट घर जाते, उधम भी बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट घर जाते हैं, वहां बोलते हैं काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, इस प्रकार का लगाते हैं। अगले घर फिर जाते हैं, वो बोलते हैं कि पानी दे गुड़दानी दे, यहाँ पे लिखा है देखो, पानी दे गुड़दानी दे। इस प्रकार से अलग अलग घर जाते हैं, अलग अलग प्रकार का जयकारा लगा करके वो पानी मांगते हैं सभी लोगों से। ठीक है, तो वहां पर जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां वगैरह, उन छज्जे पे आ जाती है देखने के लिए, एकदम अच्छा माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है। ये कब करते हैं वो, जब बारिश नहीं होती है तब, लेखक के गाँव में। अब लेखक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो जानता था तो कि ना ये पाखंड वगैरह ये सब ऐसी चीजें हैं, इनमें विश्वास लेखक करता नहीं था। लेकिन वहां के जो और सब जो ग्रामीण लोग थे वो कुछ विश्वास करते थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस जो लड़के ना टोली को बोलते थे मेढक मंडली है, क्या नाम देते थे उनको, मेढक मंडली। ठीक है, और जो अच्छे लोग थे वो जो उनको मानते थे वो बोलते थे इंद्र की सेना है जी, समझ गए। उस टोली के दो नाम रखे गए, एक मेढक मंडली और एक कौन सी, इंद्र सेना, इंद्र की सेना, इंद्रदेव की सेना। ठीक है, तो देखिए मेढक मंडली कौन बोलते थे उनको, जो अंधविश्वास समझते थे, उस चीज को पाखंड समझते थे, कुछ नहीं होता ऐसे, वर्षा कहीं होती है क्या कि इनके पानी डालने से वर्षा हो जाएगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग उनको मेढक मंडली कहते थे, उन टोली को पूरी को। और ऐसे लोग जो रीति रिवाज में, धर्म में, इस प्रकार की चीजों में विश्वास रखते थे, वो लोग उनको इंद्र सेना कहते थे। ठीक है, वो खासकर महिलाएं तो इन चीज में आगे है ही, तो वो मानती भी थी कि इंद्र की क्या है, सेना है। समझ गए बात को इतनी। अब वो सब महिलाएं उसमें अपने अपने घरों में से पानी उस पर डालती थी, तो वो पूरे उधम मचाते थे, मतलब मेढक की तरह इधर उधर घूमते फिरते थे, तो वो मेढक मंडली उनको नाम दे दिया। अब होता क्या है कि एक बार लेखक के घर ही पहुंच जाते हैं वो, ऐसे ही घूमते घूमते सब घर से पानी मांगते मांगते लेखक घर पर पहुंच जाते हैं। तो लेखक अपनी बहन, जो उसकी सिस्टर होती है लेखक की बहन, बड़ी बहन, जीजी, जीजी बोलते हैं उसको, तो जीजी जी से मना करता है कि बहन, ये जीजी तुम ना इन पे पानी वगैरह क्यों डाल रही हो, ये सब क्या है, नौटंकी है, फालतू है, कोई नहीं है, कुछ ऐसा अंधविश्वास है, पाखंड है, इस प्रकार का लेखक बोलता है। तो जीजी नहीं मानती, जीजी को तो उसमें विश्वास था ना, जीजी पूजा अनुष्ठान वगैरह करती रहती है और इन चीजों में विश्वास रखती थी, तो जीजी लेखक की बात ना मानते हुए भी उन पर पानी डालने का काम करती है। समझ गए मेरी बात। अब जीजी जब पानी डाल के घर पर लौट के आती है, तब वो लेखक को समझाती है कि पता है ये अंधविश्वास नहीं है, ये पाखंड नहीं है, ये है इंद्रदेव को अर्घ देना, इंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, तभी तो वो हमें पानी देंगे, जब हम उनको अर्घ देंगे तभी तो वो हमें पानी देंगे बदले में। तो वो बोलता है अरे दीदी क्या बात करती है, सभी कभी होता है अर्घ देने से पानी बरस जाए। बन सुन, मैं तुझे एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो दीदी ना उसकी एक एग्जाम्पल देती है जीजी, वो बोलती है कि देख हम किसान हैं, किसान जब खेत में 5-6 पसेरी गेहूं पहले बोना पड़ता है किसान को, तभी तो खेत उसको बदले में 30-40 मन गेहूं देता है। तो यानी जब हम कुछ देंगे ही नहीं तो हम मांग के दे सकते हैं किसी से, है ना। तो इस प्रकार से समझ में लेखक की में आ जाता है कि हाँ ये बात सत्य है, दीदी सही कह रही है, तो लेखक भी उसकी बात संतुष्ट हो जाता है और उस चीज को मानने लगता है। समझ गए बात को। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर घूमेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पहले आपको जयकारा बताया था जय गंगा माई की, आप सब जानते हैं। काले मेघा पानी दे, काले का मतलब होता है जो घनघोर घटाएं होती है, मेघा माने बादल होता है, पानी दे तो बादलों से मांग करते हैं। पानी दे गुड़दानी दे, इसका मतलब मैं आपको कुछ सोचने में समझाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ जयकारे लगाते थे वो, जिससे सब लोग समझ जाते थे कि ना ये पानी मांगने के लिए आए हैं। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे जो उनको अंधविश्वास मानते थे, उस चीज को पाखंड मानते थे, कहते थे ना ऐसे उद्यम करते रहते हैं ये बच्चे। तो कुछ लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, क्यों कहते थे उनको मेढक मंडली। और दूसरा क्वेश्चन है, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो देखिए आंसर क्या है, बहुत आसान है। गांव के कुछ लोगों
को किशोर लड़कों, किशोर माने जो कि अभी 10-12 साल से लेकर के 18 साल तक की लड़की, उनको किशोर बोलते हैं, ठीक है। किशोरावस्था होती है 12 साल से लेकर के 18 साल तक, ठीक है। तो गांव के कुछ लोग थे ना, वो किशोर लड़कों को नंग धड़ंग शरीर, उनका शरीर कैसा है, एकदम नंग धड़ंग है, कुछ भी पहने नहीं है, सिर्फ लंगोटी जगह वगैरह लगाए हुए हैं। तो पहला काम तो ये, उनका शरीर देखते थे नंग धड़ंग मिलता था। दूसरा क्या है, मेढक की तरह चलना कूदना उनका काम था। तब मेढक की तरह टर टर ये समान शोर शराबा करना, जैसे मेढक टर टर करता है ना बरसात के टाइम में, ऐसे वो शोर शराबा करते थे। तो ये सब, सड़क पर कीचड़ करना, पूरी सड़क को गंदी कर दिया करते थे। ये सब कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये सब उधम क्यों कर रहे हैं, उछल कूद क्यों कर रहे हैं, टर टर क्यों कर रहे हैं, मेढक की तरह शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, कीचड़ को पूरी जमीन पर क्यों फैला रहे हैं, और पूरी जगह जगह हर गली में कीचड़ कर दी इन लोगों ने। होली के टाइम पे अपने यहाँ हो जाती है ऐसे ही, ठीक है। तो पसंद नहीं था। इसी आधार पर लड़कों की टोली को वो मेढक मंडली नाम देते थे। कुछ नहीं, मेढक है जो उल रहे हैं ऐसे ही, समझ गए मेरी बात। तो मेढक मंडली नाम किस आधार पे दिया, उनके ढंग पे, उनके जो काम करने का तरीका है, इस प्रकार से घूमने फिरने का, उछलकूद करने का, इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं वो लड़के, उनके कार्य के आधार पर क्या किया है, उनको कुछ लोगों ने मेढक मंडली नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो ये टोली अपने आप को इंद्र की सेना मानती थी। क्या मानती थी, इंद्र की सेना मानती थी कि हम तो इंद्र की सेना है, अगर हमें कोई अर्घ देगा तो इंद्रदेव उसको बदले में पानी देंगे उस गांव को या उस घर में, ठीक है, समझ गए। तो ये टोली अपने आप को क्या मानती थी, उस समय के लिए इंद्र की सेना बन जाती थी। तो सेना मानकर इंद्र से पानी मांगते थे, मतलब ये एक बहाना था कि हम इंद्र की सेना बन जाएंगे तो क्या है, इंद्र हमें पानी देंगे। इस प्रकार से अपने आप को इंद्र की सेना कहती थी। तो इसीलिए ये अपने आप को इंद्र की सेना कहकर बुलाते थे। समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैंने सटीक भाषा में लिख दिया है। पहला क्वेश्चन क्या था कि मेढक मंडली नाम क्यों दिया, तो ये सब जो काम कर रहे थे वो गंदगी वाला, यानी शोर शराबा करना, उछलकूद करना, टर टर करना, है ना, एक कीचड़ फैला देना सब जगह पे, ये सब जो, और नंग धड़ंग शरीर उनका, इस आधार पर तो मैंने नाम दिया क्या, मेढक मंडली, ठीक है। और दूसरा वो काम अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोगों के हिसाब से काम कर रहे थे, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, इसलिए वो अपने आप को इंद्र की सेना कह करके बुलाते थे। समझ गए मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को किस तरह सही ठहराया। जब लेखक ने मना किया कि अरे ये सब पाखंड है, क्यों तुम ये सब कर रहे हो जीजी, अपनी जीजी से कहा उन्होंने। तो जीजी ने कुछ बातें बोली लेखक से कि कह दिया कि ना ये सब सही है, कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये काम सही है। तो किस तरह सही ठहराया उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जीजी ने निम्नलिखित तर्क दिए, उन्होंने लेखक से कुछ कहा। क्या कहा, पहला देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। उन्होंने क्या कहा, जब भी अपन किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो कुछ देना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ देने पर ही वो प्रसन्न होंगे और हमें क्या देंगे, वर्षा के रूप में पानी देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम इंद्र को अर्घ नहीं देंगे तो हमें पानी क्यों देंगे, तो पहले कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो हम इंद्र को अर्घ देंगे तो हमें क्या देंगे, बदले में पानी देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, किसान के ऊपर, कि किसान जो होता है 5-6 पसेरी बढ़िया गेहूं बीज के रूप में बोता है, पहले बोता है ना किसान 5-6 पसेरी गेहूं उसके बीज के रूप में, तब उसे 30-40 मन गेहूं मिलता है। तो 2 एग्जाम्पल दिए, लेखक की समझ में आ गया, ठीक है, अकल ठिकाने पे आ गई कि हाँ दीदी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। और वैसे भी हम लोग उन लोगों से जीत नहीं सकते, चाहे आप इसे अंधविश्वास मानो या कुछ भी मानो, वो लोग तो भैया गांव के लोग होते हैं, वो अपनी सीधी रखते हैं, माने कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है ना, बाकी सब गलत है। देखो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। तो जीजी ने किस तरह से ठहरा दिया, 2 एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए। एक तो अर्घ देने पर पानी मिलता है, और कह दिया कि जब तक हम कुछ गेहूं वगैरह नहीं देंगे खेती को तो खेती धन हमें कहां से दे देगी। वो बात सत्य भी है यार, मुझे भी लगता है कि ठीक है ये बात। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी दे गुड़दानी दे मेघों से, पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, पानी देना तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन गुड़दानी दे ये क्या मतलब है। तो गुड़दानी का मतलब होता है गुड़धानी का मतलब होता है गुड़ व चने से बने लड्डू। ये गुड़धानी का मतलब क्या है कि गुड़ और चना दोनों को मिलाकर लड्डू बना लिए जाएं तो उसे कहते हैं गुड़धानी। समझ गए मेरी बात, गुड़धानी क्या होती है। तो लड़के जो होते हैं पानी के साथ साथ में गुड़धानी क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी क्यों मांगी जा रही है, क्वेश्चन ये है। क्लियर है यहां तक। तो देखिए, किशोर बालक गर्मी से व्याकुल होकर इंद्र से पानी मांगते हैं। ठीक है, पानी तो मांग ही रहे हैं।
अब गुड़धानी का अर्थ क्या है समझिए। उसके साथ गुड़धानी अर्थात गुड़ व चने से बने लड्डू भी मांग रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे, गुड़धानी मांगने का कारण है कि वो कहना चाहते हैं कि जीवित रहने के लिए अनाज की भी जरूरत होती है। तो रियल में यहाँ गुड़धानी नहीं मांग रहे, वो रियल में मांग रहे हैं अनाज। गुड़धानी का उन्होंने मतलब बताया है क्या, अनाज से, लेकिन रियल में गुड़धानी क्या होती है, गुड़ और चने से बने लड्डू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि वो इंद्र से पानी के साथ साथ में क्या मांग रहे हैं, अनाज। गुड़धानी मांगने का कारण है कि जीवित रहने के लिए अनाज की भी जरूरत होती है। इस प्रकार इंद्र सेना यहाँ इंद्र से पानी के साथ साथ खूब अनाज की भी मांग कर रही है, जिससे मानव क्या हो सके, सुखी रह सके। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन और ये पूरा पार्ट। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका नाम होगा पार्ट 4। अब ये समझ में आ जाएगा, पार्ट 4, 5, 6 ऐसे करके 3 पार्ट इसमें और बचे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, यानी कि 22, 23 और 24, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, पार्ट 4 की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे आपको समझाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है और गद्य खंड का 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 4 की बात कर ले। इसका नाम है पहलवान की ढोलक। इसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। इस चैप्टर की जो है पहलवान की ढोलक, ये जो पार्ट है, इसकी थीम क्या, थोड़ा थीम में आपको समझाना चाहूंगा। अभी इसमें मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पेपर की दृष्टि से। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता ही आता है हर साल। इस साल भी आएगा, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अभी 3 क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। पहले इस चैप्टर की थीम समझिए, पहलवान की ढोलक। ये क्या है इस चैप्टर में, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक लड़का होता है जिसकी उम्र ना 9 साल की होती है, मतलब 9 साल की उम्र उसकी हो जाती है। तो जब 9 साल की उम्र उसकी हो जाती है तो उस लड़के के ना, उसका नाम होता है लुट्टन। नाम होता है लुट्टन। मैं नाम लिख देता हूँ, लुट्टन। लुट्टन नाम लड़के का होता है। ठीक है, 9 साल की उसकी उम्र हो जाती है। जब उसकी 9 साल की उम्र हो जाती है तो उसके माता पिता जो होते हैं उसको छोड़ के मर जाते हैं। ठीक है, अब लुट्टन अकेला रह गया, अनाथ हो गया। अब जब लुट्टन अनाथ हो जाता है तो सौभाग्यवश किसी कारण बस मान लो कैसे भी करके, मतलब जुगाड़ सुगाड़ करके उसकी शादी हो जाती है। अच्छी बात है, भाग्यवान था कि शादी हो गई। ठीक है, तो उसकी भाग्यवान होने की वजह से उसकी शादी हो जाती है। जो शादी होती है ना, तो उस घर में भी बस कोई नहीं होता, वो एक माँ होती है उस लड़की की और उसकी लड़की होती है। तो सास यानी कि लुट्टन की सास बनेगी वो और उसकी लड़की। तो वो कोई नहीं है उसके घर में, उसको भी एक लड़का चाहिए जो मतलब वहां पे काम वगैरह कर सके। तो वो सासू माँ सोचती है कि ये लुट्टन सही है, लड़का है, अभी 9 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बेटी शादी से करवा देती हूँ, तो मेरा ये काम दम जो होता है उससे भी करता रहेगा। तो वो सास उसकी सोच के ना शादी उसकी करवा देती है। अब लुट्टन क्या करता है, अपना घर छोड़ करके उसी घर पर रहने लग जाता है। सास क्यों चाहती थी लड़का, क्योंकि गांव के जो लोग थे ना वो सास को परेशान किया करते थे। कुछ परेशानियां उसको सास को हुआ करती थी गांव के लोगों से। तो अब लुट्टन वहां रहने लगा। तो सासू ने ही उसका 9 साल की उम्र कितनी होती है, बच्चा ही होगा ना, तो 9 साल की उम्र से उसका पालन पोषण करने का काम किसने किया, सासू माँ ने किया। सासू माँ ने ही उसको दूध वगैरह पिलाया, बढ़िया से पहलवान बनाने की कोशिश की उसको। ठीक है, तो लुट्टन उसका नाम था, उसको बना दिया क्या, पहलवान बना दिया उसको। कौन बना रहा था पहलवान, उसकी सास बना रही थी। लुट्टन भी सास का बदला लेने के लिए गांव वालों से पहलवानी किया करता, कसरत किया करता था, खूब अच्छा पहलवान बन गया। पहलवान तो बन ही गया था, साथ साथ में 2 बच्चों का वो बाप भी बन गया था। समझ में बात आ गई, यानी पहलवान बन गया कुछ समय बाद जाकर के, और वो 2 बच्चों का बाप भी बन गया। लेकिन उसके जीवन में कुछ थोड़ी सी दुखद घटना हुई कि उसकी पत्नी मरी। पत्नी की मरते ही वो सास भी चली गई। अब पहलवान बस अकेला और उसके साथ 2 बच्चे, और कोई बचा नहीं था। ठीक है, अब बच्चों ने कहा पिताजी से कि पिताजी चलो श्यामनगर के मेले में चलते हैं। अभी एक मेला लगता है श्यामनगर में वहां पे, तो मेले में चलते हैं। श्यामनगर के मेले में वो चले गए। कौन से नगर के मेले में गए वो, श्यामनगर के मेले में। ध्यान रखना श्यामनगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्यामनगर के मेले में वो गए। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है ना, दंगल हुआ करता श्यामनगर में, तो उसके अपने बच्चों को लेकर के श्यामनगर चला गया। अब वहां पर दंगल हो रहा था। दंगल में एक पहलवान आया था पंजाब से, जिसका नाम था चांद सिंह। चांद सिंह कोई छोटा मोटा पहलवान नहीं था, बहुत तगड़ा वाला पहलवान था। ठीक है, लुट्टन को तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन चांद सिंह को सब लोग जानते थे। पूरे श्यामनगर में उसका नाम था। उसने अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा दी थी, तो उसका पूरे एरिया में नाम हो गया। क्या नाम था, चांद सिंह।
पहलवान का नाम क्या था? चांद सिंह। कहां से था? ये पंजाब से था। ठीक है, चांद सिंह उसका नाम था। और साथ में मैं बता दूं, इसके गुरु का नाम था बादल सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह नाम था। ठीक है, तो देखिए कितने खतरनाक खतरनाक नाम है भैया। चांद सिंह, इसको बोलते थे शेर का बच्चा। चांद सिंह को क्या बोलते थे? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा के नाम से बुलाते थे, क्योंकि शेर की तरह झपटता था ये दूसरे वाले पहलवान पर। ठीक है, और लुट्टन भी वहां खड़े थे और चांद सिंह पहलवान दंगल में आ गए थे। अब जब दंगल में आ गए तो वहां पे क्या ढोल बज रहा था बहुत तेजी से। जब ढोल बजते हुए लुट्टन ने देखा, उसके बच्चे दोनों पास में ही थे, है ना, तो ढोल बजते हुए देखा तो उसकी नसों में क्या बिजली सी कड़क गई, एकदम जोश आ जाता है। अपन को भी आ जाता है ना, जब डीजे बजता है तो किसी का पैर नहीं मटकने वाला होगा तब भी मटकने लगता है, मटकने लगता है ना। ऐसे ही उस जब ढोल बजा तो उसकी नसों में एकदम खून दौड़ने लगा और उसने भी कुछ नहीं देखा, चांद सिंह को चुनौती दे दी। चांद सिंह से कह दिया कि मुझसे कुश्ती कर ले। भैया चांद सिंह को चुनौती देना मतलब है काल को बुला लेना। उस समय ये था, चांद सिंह का नाम इतना खतरनाक था। चांद सिंह से लड़ने वाला कोई नहीं था। लुट्टन तैयार हो गया। ये सब सुनी पूरी श्यामनगर में खबर फैल गई। राजा उस समय श्यामनगर के जो राजा था ना, वो भी वहां बैठा था। वो चांद सिंह को सोच रहा था कि चांद सिंह को मैं ना इस बार ना अपने यहाँ दरबार में रख लूंगा, पहलवान बन के मेरे यहाँ पड़ा रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कौन सोच रहा? राजा सोच रहा था। लेकिन जब राजा ने सुना कि चांद सिंह को भी चैलेंज करने वाला कोई पहलवान है और देखा कि लुट्टन पहलवान है, वो भी हट्टा कट्टा लुट्टन, थोड़ी कमजोर थोड़ी था, खूब मेहनत करके पहलवान बन गया था। अब क्या हुआ कि ना पहलवान, जब राजा ने सुना कि पूरे अनाउंसमेंट हो गया बनेगी ना कि चांद सिंह से कुश्ती करने वाला कोई आ गया है, तो जो दुकानदार वगैरह थे वो दुकानें बंद कर करके अपने घर से आ गए और गांव लोग वाले लोगों को पता चला चांद सिंह कुश्ती देखने के लिए मिलेगी, सब आ गए वहां पे। अब चांद सिंह का मुकाबला किससे होने जा रहा है? लुट्टन पहलवान से। एक तरफ लुट्टन पहलवान, एक तरफ चांद सिंह, और खूब ढोल तेज कर दिया गया। इतनी भयंकर आवाज कर दी ढोल की, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा ढोल के सिवाय। ठीक है, बस उन्हें कुश्ती दिखाई दे रही थी और बस ढोल बजता हुआ दिखाई दे रहा था। समझ गए मेरी बात? अब लुट्टन की जब कुश्ती इससे हुई तो एकदम लुट्टन ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ के उठा लिया उसको कंधे पे और ऐसा पटका चांद सिंह को, ऐसा पटका कि उठाई नहीं, धूल चाट गया। समझ गई मेरी बात? तो लुट्टन पहलवान का पूरे एरिया में श्यामनगर में नाम हो गया, यहाँ तक कि पूरे जहां पर दोनों समाज लगता था उसको जो जानते थे वो पूरे दंगल एरिया जहां होते थे लुट्टन पहलवान का नाम हो गया, क्योंकि उसने चांद सिंह को पटका था। समझ गए मेरी बात? और लुट्टन पहलवान को जब देखा राजा ने तो राजा के विचार चेंज हो गए, मैं चांद सिंह को नहीं रखूंगा दरबार में, मैं तो लुट्टन पहलवान को दरबार में रखूंगा। तो लुट्टन पहलवान को दरबार में रख लिया राजा ने। दरबार में तो रख ही लिया था, साथ में उसके तो 2 बच्चे थे और तो कोई उसके में बच्चा ही नहीं था, माँ बाप उसको छोड़ के मर ही गए थे पहले ही, सासू माँ उसकी पत्नी ही मर गई थी। अब तो वो और उसके 2 बच्चे थे, उनको भी वहां दरबार में रख लिया। राजा ने उसको इनाम तो दी थी, साथ में जो उसके बच्चे थे उनको कह दिया, उनकी भी अनाउंसमेंट कर दिया राजा ने कि इनको ना आगे भावी पीढ़ियों में पहलवान बनाने की घोषणा करता हूं, मतलब मैं इनके बच्चों को भी ये आगे के पहलवान रहेंगे, लुट्टन के जाने के बाद इनको पहलवान के दर्जे पे यहाँ पे दरबार में रखा जाएगा। तो कितना बड़ा उसको पुरस्कार मिला, कितना सम्मान मिला। अब समय बीतता गया, पहलवान बढ़िया रह रहा था, राजा भी मतलब उसको पूरा सपोर्ट करता, उसके खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सब वही करता था। ठीक है, राजा, अब राजा भी बूढ़ा था तो एक समय ऐसा आया कि राजा भी क्या हो गया, मर गया। देखो कितनी घटना बुरी हुई ना, पहले उसके माँ बाप मरे, फिर उसकी पत्नी मरी, सासू माँ मरी, फिर अब राजा जो साथ रहता था वो भी मर गया। जब बेचारा वो मर गया तो अब उसके राजा के जो पुत्र थे राजकुमार, तो वो अब राजा बन गए। अब नई पीढ़ी आ गई। अब वो लुट्टन समझ गया था कि मेरी दाल यहाँ पे करने वाली नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको देखा उसने बर्ताव राजा के राजकुमारों का, तो उसने देखा कि अब नए राजा बन गए हैं, भैया मेरा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तो वो अपने वहां से दोनों बच्चों को लेकर के अपने गांव जहां पे सासू माँ उसकी रहती थी वहीं पे लौट आया। तो गांव में ऐसी उसके प्रति कोई वो नहीं थी, क्योंकि गांव वालों से तो उसने कुछ किया ही नहीं था, अच्छे से रहता था। तो गांव वालों ने, पहलवान का नाम हो गया, इतना बड़ा पहलवान मतलब गांव में फिर लौट के आ रहा है, लोग अच्छी खुशी होती है ना, हमारे गांव का कोई बंदा बाहर कहीं विदेश जाके घूम के आएगा तो हम गांव में उसका सम्मान करते हैं। ऐसे ही बस वो भी नाम कमा के आया था, तो गांव वालों ने उसके लिए गाय वगैरह बांध दी। साथ ही वो क्या करने लगा कि वो जो गांव के और किशोर होते थे, यानी कि 12 से लेकर के 18 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो पहलवानी सीखते हैं, वो कुश्ती लड़ना सीखना चाहते हैं, तो लुट्टन पहलवान से कुश्ती लड़ना मतलब सीखना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। दंगल अखाड़ा खोद लिया उसने
और सब लड़कों को, जो नए नई उम्र के लड़के थे, उनको कुश्ती सिखाना शुरू कर दिया। साथ में अपने दोनों बेटों को भी कुश्ती सिखाता था। जब वो कुश्ती सिखाता था तो ढोल बजाता था, पहले ढोल बजता था और ढोल के साथ साथ ही उसकी कुश्ती शुरू होती थी और ढोल के बंद होने पर ही उसकी कुश्ती का एंड होता था। कुल मिलाकर के ढोल के साथ उसकी कुश्ती का बहुत बड़ा तालमेल हुआ करता था। ढोल को बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। अब क्या होता है कि गांव में एक बहुत बड़ी महामारी कह सकते हैं, या एक साहब बोल सकते हैं कि ना, एक वज्रपात हो गया। वज्रपात का मतलब समझते हैं, बिजली गिरी गांव में। बिजली गिरी गांव में, एक तो ये चोट लग गई और साथ ही साथ अनावृष्टि होने लगी। अनावृष्टि का मतलब होता है, देखिए वज्रपात का मतलब होता है बिजली का गिरना, तो बिजली गिरी तो कुछ लोग मारे गए, मतलब इस प्रकार फसल वगैरह नष्ट हो गई और ना बहुत भयंकर वहां पे घटना हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ उसमें गांव में क्या हुआ, क्या बोलते हैं उससे, बिजली गिरने के बाद में अनावृष्टि आ गई। अनावृष्टि का मतलब होता है जैसे कि मान लो बारिश का होना सूखा पड़ जाना। तो एक तो बिजली गिरना, एक सूखा पड़ जाना, तीसरा सबसे बुरा हुआ महामारी। यानी कि महामारी क्या, हैजा और मलेरिया, ये दो प्रकार की बीमारियां वहां पे उन्होंने सभी लोगों को क्या कर दिया, घायल कर दिया। मतलब सभी बीमार, अब जो लोग वहां पे थे गांव में, वो सब इन चीजों की चपेट में आ गए। कोई तो सूखे से परेशान होकर के भुखमरी में मर गया। ठीक है, मतलब रोजाना की वहां लाश गिर रही थी। कुछ बिजली गिरी तो उससे मर गए थे, कुछ हैजा और मलेरिया ने, बीमारियों ने पीड़ित कर दिया कुछ लोगों को, तो उससे भी उनकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा सन्नाटा हो गया था। ऐसा लग रहा था मान लो एक को जला के आए हैं, दूसरे को ले जा रहे हैं, जला के उसको आए तब तीसरे को ले जा रहे हैं। इस प्रकार से लाशें उठ रही थी गांव से। हर रोज कोई ना कोई मर जाता उस गांव से, इतनी भुखमरी वहां पे फैल चुकी थी। और लुट्टन पहलवान का नियम था, वो ढोल बजाता था। तो वो ना रात को, अब उसने क्या किया, गांव में पूरे सन्नाटा सन्नाटा हो रहा था, पूरे दिन सन्नाटा, मृत्यु पर, रात को फिर सन्नाटा। सन्नाटे को दूर करने के लिए लुट्टन पहलवान ने क्या किया, ढोल बजाना शुरू कर दिया रात में। अब लुट्टन पहलवान पूरी पूरी रात क्या करता था, ढोल बजाता। शाम से शुरू करता और सुबह तक ढोल बजाता रहता था। तो गांव वाले सोचते पता नहीं लुट्टन क्या कर रहा है। कुछ लोगों को बुरा भी लगता, कुछ को अच्छा भी लगता। अब एक दिन ऐसा आया कि लुट्टन के खुद के दोनों बेटे मर गए। उसी बीमारी चपेट में आकर के लुट्टन के खुद के दोनों बेटे सुबह में मर गए। कुछ नहीं किया उसने, दोनों बेटों को उठाया और कंधे बिठाया और नदी में बहाया। कौन, लुट्टन पहलवान। अब आकर के गांव वालों ने कहा अब देखेंगे ढोल बजाता है कि नहीं बजाता। देखा कि रात को फिर ढोल बजाना शुरू हो गया। तब गांव वाले कह रहे हैं कि देखो कलेजा तो देखो इस बंदे का, पूरे 1.5 हाथ का कलेजा लेकर घूम रहा है ये। सोचने वाली बात, दोनों बेटों का देहांत हो गया है फिर भी ढोल बजा रहा है लुट्टन पहलवान। तो लुट्टन पहलवान का ढोल कभी बंद नहीं हुआ, पूरी पूरी रात उसका बजता रहता था। अब अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब देखो बेटे मर गए उसके, और सब तो पहले मरी गए थे। राजा मरी गया था, सासू माँ मरी गई, माँ मरी, उसकी पत्नी मरी गई थी, माँ बाप मरी गए थे सब उसके। अब एक समय ऐसा आया जब लुट्टन पहलवान का ढोल नहीं बजा। तब पूरे गांव को समझ में आ गया कि ये बंदा ढोल बजाएगा रुक नहीं सकता है, इसीलिए आज लुट्टन पहलवान नहीं रहे। देखा जाकर के लुट्टन पहलवान की मृत्यु हो चुकी थी। समझ गए मेरी बात। अब जब उसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे लुट्टन पहलवान को, तो उसके शिष्य थे ना, उन्होंने कहा था कि हमारे गुरु, जो उसने शिक्षा सिखाई थी लुट्टन पहलवान ने शिष्यों को, शिष्य कह रहे थे कि हमारे गुरु लुट्टन पहलवान ने कहा था कि जब भी मैं मरूं तब मुझे चित्त मत सुलाइयो। मतलब सुलाना, चित्त मत सुलाना, सीधे नहीं सुलाना, माने तो कि उल्टा पट सुलाना। क्यों, चित्त होना उसको पसंद ही नहीं था, किसी से हरा ही नहीं था आज तक पहलवानी में वो। तो ऐसा कहा, और क्या कहा कि ढोल भी साथ में बजाना, जब मुझे जलाने जाए, अंतिम संस्कार मेरा करें तो ढोल बजाना और चित्त मत सुलाना, पट सुलाना, ऐसा उसने कहा। तो बस यही थी ये स्टोरी लुट्टन पहलवान के ऊपर। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। देखिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। मतलब वो ढोल को ही गुरु मानता था। उसने कह दिया कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, मैंने किसी से पहलवानी नहीं सीखी, मैंने ढोल से ही पहलवानी सीखी है। यानी ढोल की आवाज पे मैं दाय पेश करता हूँ, दो दाय मारता हूँ, लगाता हूँ ना, वो सब ढोल से कर सीखता हूँ मैं तो, है ना। तो ऐसा उसने क्यों कहा, ढोल को अपना गुरु क्यों बताया। अच्छा मैं आपसे एक चीज बोलूं, आप लोग ना, मैंने आपको एक स्टोरी पहले सुनाई थी, पहले एक स्टोरी मैंने आपको अब सुनाई है। आप लोग इन दोनों स्टोरियों को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे मन में और मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि आपको कौन सी वाली स्टोरी अच्छी लगी है, बताना। इससे मुझे ही मालूम चलता है कि मैं भी ना सोचता हूँ कि मैं आपको और अच्छी अच्छी स्टोरी सुना पाऊँ और चीजों को विस्तार से पढ़ा पाऊँ।
आप लोग जो मुझे रिएक्शन देते हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। आप जब वीडियो देखते हो, वॉचिंग टाइम में जब देखता हूँ, लाइक कमेंट बच्चे करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी क्यों, जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपका इतना फर्ज बन जाता है कि आप भी मुझे कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के भेजा करें। अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताना कौन सी वाली, फर्स्ट वाली स्टोरी अच्छी लगी या सेकंड वाली। फर्स्ट वाली लगी हो तो नंबर 1 लिखना, और सेकंड वाली लगी हो तो नंबर 2 लिखना। दोनों लगी हो तो 1 और 2 दोनों लिखना, ठीक है। और एक भी नहीं लगी हो तो 0 लगा के भेज देना। मैं समझ जाऊं कि आपको एक भी अच्छी नहीं लगी, 0 लगा देना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं ढोल है? देखिए क्वेश्चन को। लुट्टन पहलवान ढोल को ही अपना गुरु मानता था। पहली चीज तो यही है, वो उसने गुरु उसको मान ही लिया था ढोल को। श्यामनगर के दंगल में, मैंने बताया ना अभी आपको, श्यामनगर के दंगल में ढोल बज रहा था तो ढोल की आवाज ने उसमें बिजली जैसी कड़का दी उसकी नसों में। ऐसा लग रहा था मालूम है इसको अभी पटक दूं, ठीक है। तो श्यामनगर के दंगल में ढोल की आवाज ने ही उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी और उसने पंजाब के चांद सिंह पहलवान को पराजित कर दिया था। मैंने बताया था ना, लुट्टन तो व्यक्ति का, पहलवान का नाम है। श्यामनगर में मेला लग रहा था, चांद सिंह वहां पे आया था। कहां से आया था? पंजाब से। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह था। और चांद सिंह का जो उसको बुलाते थे शेर का बच्चा, कह के शेरों से झपटता था। उसने अच्छे अच्छे पहलवान धूल चढ़ा दी थी, इसीलिए उसको चांद सिंह को शेर का बच्चा कह के टाइटल दे दिया उसको, ये समझिए, ठीक है। तो देखिए, एक तो ढोल की आवाज पे ही उसने क्या की थी, मतलब उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी वहां श्यामनगर में। दूसरा, उसने पंजाब के चांद सिंह पहलवान को क्या कर दिया था, वहां पर पराजित कर दिया। किसकी वजह से? ढोल की वजह से। ढोल ने, अगर ढोल उसकी नसों में बिजली उत्पन्न नहीं करता तो जोश क्यों आता, वो क्यों से चुनौती देता? तो कुल मिला के उसका मानना था कि ढोल की आवाज ने ही मुझ में क्या की थी, मेरी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी, इसीलिए मैंने उसको पटक दिया, ठीक है। वह अपने शिष्यों और अपने दोनों बेटों को ढोल बजा बजा कर कसरत भी करवाता था। जब भी उसको कुश्ती वगैरह सिखाता, बच्चों को कसरत करवाता था उनसे, तब भी उसका ढोल बजता था। समझ गए? पहली कुश्ती जब उसने लड़ी थी, तब भी ढोल बजते हुए उसने लड़ी थी। और जब बच्चों को सिखाता था, शिष्यों को, अपने दोनों बेटों को सिखाता था, तब भी कसरत कराते समय क्या करता था? वो ढोल बजाता था, ठीक है। और वो उनसे यह भी कहता था कि जब भी दंगल में तुम उतरो तो सर्वप्रथम ढोलों को प्रणाम करना, ऐसा वो बोलता था। तो देखिए, ढोलक का सम्मान कर रहा है। यहां बोल रहा है कि ढोल की आवाज पर ही मैंने पहली कुश्ती लड़ी, यानी पंजाब के चांद सिंह को मैंने पटक दिया। और कह रहा है कि ना, यहाँ पे क्या बोला जाए कि दोनों बच्चों को, जब शिष्यों को कसरत सिखाता था तब भी ढोल बजा बजा कर सिखाता था, है ना। और पूरी पूरी रात ढोल बजाता, मैंने आपको बताया ही है ना। और देखिए, और क्या करता था, बोलता था बच्चों से, कि शिष्यों से, कि ना, आप जब दंगल में उतरो तो सर्वप्रथम क्या करना? ढोल को प्रणाम करना। उस समय दंगलों में ढोल बजाए जाते थे, ठीक है। इन्हीं सब कारणों से लुट्टन ढोल को अपना गुरु मानता था, यानी ढोल को बहुत ज्यादा लव करता था। समझ में आ गया वो आप लोगों की? अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में बहुत बड़ी महामारी फैली, हैजा और मलेरिया, मैंने बताया अभी आपको लोगों को, और उसके दोनों बेटों का देहांत हो गया। इन सब के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोलक बजाता रहा, ढोल उसका बंद नहीं हुआ। क्यों? तो देखिए, गांव में महामारी फैलने के कारण घर के घर खाली हो गए थे, यानी पूरे घर में से मृत्यु हो रही थी और पूरे घर क्या हो गए थे? खाली हो गए थे। दोनों बेटों के देहांत होने के कारण लुट्टन भी क्या हो गया था? अकेला रह गया था। एक तो घर घर खाली हो रहा था, पूरे गांव में क्या खाली खाली पूरा गांव हो गया था, और उसके भी घर पूरा खाली हो गया, दोनों बेटों का देहांत हो गया था। गांव वो अपने जीवन को सूनेपन से बचाने के लिए वह ढोल बजाता था। उसका ऐसा मानना था कि जब मैं ढोल बजाऊंगा तो गांव में जो मृत्यु के समय सन्नाटा हो जाता है ना, सूनापन हो जाता है ना, वो दूर हो जाएगा। तो मैं ना लोगों को ढोल की आवाज सुनाऊं। तो वो क्या करता था, गांव वो अपने जीवन को सूनेपन से बचाने, सूनापन हो जाता है ना जीवन में, तो सूनेपन से बचाने के लिए वो ढोल बजाता था। और उसका मानना था कि ढोलक की थापों, जो थापें पड़ती हैं ढोलक में, अब जो अपन मारते हैं ढोलक को, तो देखिए लोगों की हिम्मत को दोगुना कर देती थी। ऐसा उसका मानना था कि जब मैं थाप बजाऊंगा तो मतलब वहां ऐसा होता भी था, संजीवनी का काम करती थी जो ढोलक थी वो बच्चों सबके लिए, है ना। मृत व्यक्ति में भी जान सी आ जाती थी ढोलक की आवाज सुनते ही, ऐसा सबको अच्छा लगता था उसको ढोल बजाना, ठीक है। तो वो जब मारता था तो ऐसा लगता था मान लो कि ना, जो हिम्मत है लड़कों की, वहां लोगों की, वो क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। तो इन सब कारणों की वजह से
लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। उसने नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का देहांत हो गया, उसने नहीं सोचा कि महामारी फैली है। उसका काम था लोगों को कह सकते हैं ना, मतलब सूनेपन में भी एकदम से जीवन की ऐसी आशा दिखाना, मतलब एक हिम्मत देना, ऐसा उसका मानना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? जब उसका ढोल बजता था तब पूरे गांव पे उसकी आवाज का क्या असर होता? तो देखिए, गांव में चारों ओर अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। मृत्यु इतनी सारी होंगी यार, घर के घर खाली हो गए, दोनों बच्चे उसके ही मर गए, तो गांव में चारों ओर क्या था? अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। लुट्टन पहलवान की ढोलक पूरी रात बजती रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने बजाना बंद कर दिया, वो बजती रही, कुछ भी हो लेकिन वो बजाएगा। जो लोगों के लिए संजीवनी का काम करती थी। संजीवनी बूटी राम के लिए, लक्ष्मण के लिए लेके आए थे ना हनुमान जी संजीवनी बूटी, और लक्ष्मण जिंदा कर दिया। तो बस संजीवनी ये काम कौन करती थी? उसकी ढोलक करती थी। मरते व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता था। अक्सर आप देखिए, जब भी आप डीजे सुनते हो, डीजे पे कहीं जाते हो, तो ऑटोमेटिक जोश सा आ जाता है, नसों में एकदम बिजली सी कड़कने लगती है, और आप डरते नहीं हो एकदम आवाज से, है ना? ऐसा मतलब आपको अच्छा लगता है वहां पे। मुझे भी अच्छा, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा, है ना? तो मरते व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता था, और ये आवाज लोगों की हिम्मत को दोगुना कर देती थी। फालतू और शोर सपाटा जो होता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो अच्छे, मान लो अभी भजन सुनाए कोई हमें बढ़िया तेज आवाज है, तो सुनने में अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे ही ढोलक जो होती है वो बहुत प्यारी लगती है बजने में, तो वो लोगों की हिम्मत को क्या करती है? दोगुना कर देती है। तो देखो क्या क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है गांव में। एक तो क्या होता है, लोगों के लिए संजीवनी ये काम करती है। ढोलक की आवाज पूरे गांव में क्या असर छोड़ती है? तो संजीवनी ये काम करती है। मरते हुए व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता है, और उनकी हिम्मत को क्या कर देती है? दोगुना कर देती है। तो ये सब असर होते थे उसकी ढोलक बजाने से। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 4 है अभी जी, है ना? अभी इसके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अभी देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट 4 में से मैंने 3 क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको कराए थे। बाद में पार्ट 4 के 3 क्वेश्चन आपके सामने ये लिखे हैं। कुल इसमें 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए मुझे इसमें से 6 क्वेश्चन कराने पड़े हैं, ठीक है? आप याद कर लेना, भाषा बहुत आसान है इनकी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है इसी पार्ट से 4 से? शेर का बच्चा कौन था? उसे यह टाइटल कैसे प्राप्त हुआ? टाइटल को टाइटल ही लिखना है हिंदी में, यहाँ पे ऐसा किताब में है, इसलिए टाइटल ही मैंने लिखा है। तो शेर का बच्चा कौन था, उसे यह टाइटल कैसे प्राप्त हुआ? आपको सबको पता है शेर का बच्चा कौन था। तो शेर का बच्चा पंजाब का युवा पहलवान था, जिसका वास्तविक नाम चांद सिंह था। क्या नाम था उसका? चांद सिंह। अभी मैंने आपको नाम बताया था ना। वह अपने गुरु बादल सिंह पहलवान के साथ श्यामनगर के मेले में आया था। अब ऐसे ही उसका नाम शेर का बच्चा नहीं पड़ गया। उसने किया क्या देखो, उसने 3 दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़ दिया था, जिस कारण से उसे शेर का बच्चा टाइटल प्राप्त हुआ था। शेर का बच्चा कौन था? तो पंचाम सिंह था। टाइटल क्यों मिला? क्योंकि उसने ऐसा कारनामा कर दिया, 3 दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़ दिया था, इसीलिए उसको क्या टाइटल मिला? शेर के बच्चे के नाम का टाइटल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान से है। पहलवान के मरने के बाद, पहलवान के मरने पर उनकी अंतिम इच्छा को किसने और कैसे पूरा किया? मैंने आपको बताया था उसकी अंतिम इच्छा क्या थी पहलवान की। उसकी अंतिम इच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। तो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी ये पढ़ेंगे, साथ में किसने उसको पूरा किया ये भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक रात ढोलक की आवाज सुनाई न देने पर, एक रात ऐसा हुआ कि ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तब क्या हुआ? उसके कुछ शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा कि पहलवान की जो लाश है वो क्या चित्त पड़ी थी। अब देखिए यहाँ पे जो एक रात मैंने अभी आपको बताया था और ढोलक की आवाज सुनाई नहीं, सब गांव वाले समझ गए कि पहलवान का कुछ हो गया आज, है ना? तो शिष्यों ने सुबह जाके देखा तो उनकी लाश क्या चित्त पड़ी थी। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी का मतलब लुट्टन पहलवान कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना, यानी कि पट सुलाना। समझ गए? ऐसा कहा करते थे। एक शिष्य ने इस बात को दोहराया वहां पे, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगते समय ढोल भी बजा देना, ये भी बात उन्होंने कह दिया कि चित्त सुलाना और ढोल बजा देना। उसकी इस अंतिम इच्छा को उसके शिष्यों ने पूरा किया। किसने पूरा किया? तो शिष्यों ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? उनको जैसा उन्होंने बोला वैसे उन्हें सुला दिया। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? तो इसमें आप तीनों चीजों के आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही, वहां पर राजा बैठा था, कुश्ती हो रही थी, चंद सिंह आ गया था, लेफ्टिनेंट पहलवान भी वहीं पे था। तो जब राजा ने आज्ञा दे दी, चलो ठीक कुश्ती करा दी जाए दोनों की, तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे, दर्शक जो थे वहां पे दंगल में, मेले में, वो क्या करने लगे, तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही ढोल बजने लगा। ठीक है, ढोल जो था वो सब, और भी ढोल होंगे वहां पर, वो सब क्या होने लगे, बजने लगे। दर्शकों में उत्तेजना क्या हो गई, फैल गई, एकदम जोश सा आ गया। दर्शक क्या है, देखते देखते थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है ना, उस चक्कर में फिर कुछ समय बाद ऐसी कुश्ती को देखने मिलती तो मन एकदम उत्साह से भर जाता है कि इस कुश्ती को तो हम भी देखेंगे। तो देखो, एक तो क्या हुआ था, ढोल बजने लगे थे, दूसरा दर्शकों में क्या हो गई, उत्तेजना फैल गई, तीसरा मेले के दुकानदार जो थे वो दुकान बंद करके कुश्ती देखने के लिए आ गए। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तीन तीन इसका रीजन है। ठीक है, तीन रीजन है, एक तो ढोल बजने लगे, दूसरा दुकानदार दुकान बंद करके आ गए, और सभी लोगों में उत्तेजना फैल गई। आई होप कि आपको समझ में, ये अभी मैंने 9 क्वेश्चन समझा दिए, तीन 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 करके, है ना। आपको एक कल 9 क्वेश्चन याद करके लाने हैं। आई होप कि आप समझ में आ गए हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और साथ ही आप कमेंट में, मैंने बताया था स्टोरी 1 आपको अच्छी लगी है, 2 अच्छी लगी है, उसका आप आंसर भी कमेंट में देना। वीडियो लंबी जरूर हुई है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ना मैं आपको, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट जो अभी 4 चल रहा है, इसके बाद पार्ट 5 6 यानी गद्य खंड को पूरे को खत्म करूंगा। ये अभी गद्य खंड की लास्ट वीडियो अब की बार नेक्स्ट आएगी। ठीक है, तब तक आप इन 9 क्वेश्चनों को कर लेना। 9 ये हो गए, और 21 में पहले करा चुका हूं। टोटल अभी तक 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 अभी आपके बचे हैं, उनको 2-3 वीडियो में और कवर कर लूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।